जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं कि अष्टम स्थान में अगर आपके चंद्रदेव विराजमान हो तो भावानुसार विद्वानों ने क्या फल लिखे। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि अष्टम भाव में अगर चंद्रमा हो तो इंसान की बुद्धि थोड़ी स्थिर नहीं होती है और कुछ बीमारियों के प्रकोप से भी ऐसा इंसान पीड़ित होता है। लेकिन हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में एकादशेश मतलब लाभ स्थान का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। और लाभ स्थान का स्वामी अगर आपके अष्टम स्थान में विराजित हो तो होरा पाराशर कहती है कि एकादशेश अष्टम भाव में हो तो जातक अपने कार्यों से हानि उठाने वाला परंतु दीर्घायु होता है। तो जब आप कोई काम करेंगे अपनी मर्जी से, उसमें आपको हानि की संभावना होती, व्याधि जरूर आएगी, पीड़ाएं किसके शरीर में नहीं होती, रोग किसके शरीर में नहीं होते। लेकिन चंद्रमा जनित रोग जो है वो आपके कफ और वायु प्रधान प्राय कर होते हैं। पित्त का काम चंद्रमा का नहीं है। शीत ज्वर समझ सकते हैं आप, सर्दी जुकाम बुखार जो होते हैं वो समझ सकते हैं आप। इस तरह के रोग चंद्रमा से प्राप्त होते हैं प्राय कर। उसमें आपको जो संक्रामक रोग होते हैं, जैसे सर्दी में किसी के पास बैठा है जो सर्दी जुकाम, अभी फिलहाल कुछ समय पहले ही कोरोना गया है, तो ऐसे संक्रमित रोगों की उत्पत्ति चंद्रमा की वजह से होती है। और ग्रहण भी किसी के शरीर में एक दूसरे से चंद्रमा की वजह से ही होता है। तो ऐसा चंद्रमा, उसको दूषित बोल सकते हैं आप। दूषित मतलब अष्टमेश चंद्रमा, अष्टम स्थान का स्वामित्व चंद्रमा के पास, अष्टमाधिपति हो सकता है, अष्टम स्थान में विराजित हो सकता है। तो ऐसे चंद्रमा को आप इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन क्या जो पुस्तकों में लिखा है वैसा ही होता है? नहीं होता है। पुस्तकें आपको एक रास्ता बताती है, अब उस रास्ते को आप कितना समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। कि ज्योतिष में नया नया जैसे हमारा प्रवेश हुआ तो हम भी वैसे ही समझते थे जैसा पुस्तकों में लिखा है। लेकिन जब आप विभिन्न कुंडलियों के द्वारा या अपनी कुंडली में जब उसका अभ्यास करते हैं तो फिर वो विपरीत फल मिलता है। फिर आप उसकी आगे की यात्रा करते हैं, वर्ग कुंडलियों को देखते हैं, फिर उनकी दृष्टियों का विभाजन करते हैं, अलग अलग अंशों के अनुसार किस तरह की दृष्टि। यहां पर तो चंद्रमा की इतनी बता दी गई कि सप्तम दृष्टि उसके बाद में नहीं है, नहीं मानी गई। वर्तमान समय में नहीं मानी गई, इसका मतलब क्या? नहीं होता है, क्या होता है? 25%, 50%, 75%, ये सब दृष्टियां चंद्रमा की पुराने ऑथेंटिक ग्रंथों में बताई गई है। वर्तमान समय के विद्वानों ने उसको मानना छोड़ दिया। अब मानना छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या? वो जो पुरानी पुस्तकें थी तो वो क्या विद्वान गलत थे? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पे बोलना थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन उसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। चंद्रमा का इफेक्ट चाहे आपके किसी भी स्थान में बैठा हो, वो आपके मनोभावों को दर्शाता है। शरीर में जितनी भी क्रियाएं आपके शरीर में होती है, भौतिक शरीर, वो सब कुछ संचालित होता है मन से। कि आप हीन भावना से ग्रसित हो गए तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अष्टम स्थान का चंद्रमा इसकी ओर इशारा करता है। और अगर पॉजिटिविटी हर तकलीफ में भी, जैसे सर्दी जुकाम हो गई, किसी किसी को आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम हो गई तो वो पीड़ित है, दुखी है शरीर से, लेकिन हंस रहा है। जब पूछो तो बोलता बढ़िया हुआ, ऐसे तो हम आराम करता नहीं है, चलो अब 2 दिन रेस्ट करेगा। तो खराब कुछ चीजें हैं जो मलमूत्र के द्वारा निकल जाती है, उसके बाद में भी कुछ विष जो शरीर में रह जाता है वो चंद्रमा के रोगों के द्वारा निकलता है। सर्दी जुकाम बुखार शीत ज्वर ठंडा लगना, उन रोगों के द्वारा आपके जो विष वगैरह जो शरीर में, नाड़ियों में, हार्ट में, पेट में जो भी फैला हुआ है वो इस बीमारी के द्वारा आपका शरीर का सफाई होता है। तो चंद्रमा ये सब बीमारियां अगर दे रहा है तो कोई गलत नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके
मन के ऊपर क्या असर हो रहा है, आप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ये एनर्जी आपको बताएगी, आपके शरीर की या आपके मन की अवस्था आपको बताएगी कि ये चंद्रमा अष्टम स्थान पे बैठ के आपको करोड़पति बनाएगा या आप पूरी तरह खराब हो जाएंगे। क्योंकि अष्टम स्थान पे बैठ के चंद्रमा दूसरे स्थान पे, आपके धन स्थान पे पूर्ण दृष्टि देता है। अचानक से धन संपत्ति का निवेश होना या धन संपत्ति के द्वारा और धन संपत्ति जोड़ना या बिना धन के द्वारा भी अचानक से आपको ऐसा मौका मिलना कि आपने सोचा नहीं, उससे ज्यादा आपको मिल गया और निरंतर मिल रहा है कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया उससे आपको निरंतर धन प्राप्त हो रहा है। आपने कुछ इस तरह की चीजें कर दी ऑनलाइन या कुछ भी, वो एक बार आपका समय लगा या आपका दिमाग लगा, उसके बाद में निरंतर उससे आपको धन की प्राप्ति हो रही। चंद्रमा का धन निरंतर देने वाला है, वो रुकता नहीं है, कम और बेसी हो सकता है, कभी कभी अचानक से बहुत मात्रा में आना और कभी थोड़ा कम आना। निरंतर जो धन प्राप्त होता है, जैसे गल्ला माल वाला इंसान है, कोई ट्रेडिंग का व्यापार करके बैठा हुआ है, कोई इस तरह का व्यापार करके बैठा है, चाहे वो चाय पान की दुकान हो, जिसके हाथ में निरंतर पैसे आ रहे हैं, वो चंद्रमा से संबंधित है। फिक्स जो बंधे बंधाए एक साथ में आते हैं, उसका कारक चंद्रमा नहीं है। हाँ, चंद्रमा का योगदान है लेकिन उसका कारक नहीं है। भौतिक जरूरतें, शरीर में जितनी भी चीजें चाहिए आपको, शुरुआत के लालन पालन और खाने पीने से लेकर मृत्यु तक, इस शरीर की जो जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति धन के द्वारा संभव है। जब पुराने विद्वानों को या पुस्तकों को जब अध्ययन करते हैं आप, चाहे अपने धर्म के जो भी शास्त्र है उनका जब अध्ययन करते हैं, तो बोला जाता है जरूरतें सीमित रखो। क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि जरूरतों को अगर आप अपने मन के अनुसार असीम कर दिया, बढ़ा दिया, तो जब वो पूरी नहीं होगी तो मन पे बड़ी तकलीफ होगी। और अगर हर हालत में पूरी करते हैं तो कर्जे में डूबेंगे। अपनी फिक्स एसेट्स जो माता पिता ने बहुत मेहनत से अर्निंग करके आपको दी है या देके गए इस तरह से, उसको खत्म करेंगे। कुछ गलत रास्ते की संगति, क्योंकि दूसरे स्थान पे दृष्टि दे रहा है। दूसरा स्थान आपका धन का है, आपकी वाणी का है और आपके खान पान का है, आपके संस्कार का है। जब संस्कार देखना हो किसी भी बच्चे का, बड़े बुढ़े का, तो उसकी जीवन यात्रा एक समय के बाद में परिवर्तित किस तरह से होती है वो तो कर्म बता सकते हैं, लेकिन बचपन जवानी कैसे जाएगी वो आपका चंद्रमा या दूसरा स्थान ऑलमोस्ट बता देता है। संस्कार विहीन अष्टम स्थान का चंद्रमा और संस्कार विहीन जातक बहुत गलत रास्ते अख्तियार करवा सकता है। नशे पते की लत है, कुछ इस तरह के कुकर्म करने जो अष्टम स्थान से संबंधित होते हैं, उसकी आदतें हैं। अब ये आप किस तरह से इसको प्रिडिक्ट करेंगे, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जन्म पत्री का अध्ययन करना हो तो इंसान से, जिसका भी अध्ययन करना हो उससे आपकी जान पहचान, और बहुत अच्छा हो उसके परिवार में भी, आपके माता पिता में और में सबसे आपकी जान पहचान हो। किस क्षेत्र से आया है उससे उसकी आपको जानकारी हो, किस तरह के कर्म कर रहा है उसकी जानकारी हो, और बोलचाल से उससे थोड़ी देर अगर आप वार्तालाप करते हैं तो बहुत कुछ उसका भीतर का जो एटमोस्फियर है वो ज्योतिषी को समझ में आ जाता है। तब वो मार्क कर लेता है कि इसका चंद्रमा किस तरह से चल रहा है, ये चीजों को किस तरह से लेता है, किस तरह से अपने चंद्रमा को कंट्रोल कर रहा है या डिकंट्रोल करके रखा हुआ है। बहुत सी बातें हैं चंद्रमा के विषय में। जब चाहे आप किसी से मिलो अभ्यास के तौर पे, आम इंसान सबसे एक दूसरे से बातें करता है, लेकिन सबसे मिल बैठ के रहता है, लेकिन जो ज्योतिष का अध्ययन करने लगता है उसकी उन बातों में भी कुछ चीजें वो खोजते रहता है कि हम किसी से मिल रहे हैं और उसका उस समय में हमारा चंद्रमा
इस राशि पे या इस नक्षत्र पे विराजित है, तो ये इस समय हमसे किस तरह की बातें करे, या हमको इसके साथ ये वार्तालाप आगे बढ़ाना चाहिए या राम राम करके आगे निकल जाना चाहिए। तो बहुत सी चीजें आपको रोजमर्रा की लाइफ में चंद्रमा बता देता है। इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट या सबसे ज्यादा ज्योतिष में चंद्रमा को ही महत्व है। चंद्रमा के नक्षत्र का महत्व है। चंद्रमा के नक्षत्र के द्वारा आपकी दशा, महादशा और अंतर्दशा का महत्व है। अगर डेली का आपको राशि अनुसार या नक्षत्र अनुसार अपना फल देखना है, जो राशिफल जो बताया जाता है, तो उसमें चंद्रमा की जरूरत है। तो बिना चंद्रमा के पहले बात तो मनुष्य जीवन मिलता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है आपको भौतिक दुख और सुख को भोगने के लिए। अगर चंद्रमा का जरूरत ही नहीं है तो भौतिक शरीर मिलेगा ही नहीं। फिर आपकी प्राणवायु या तो अपनी जो विशाल ऊर्जा ईश्वर तुल्य है उसके अंदर विलीन रहेगी, या ब्रह्मांड के किसी लोक में जाके निवास करेगी। लेकिन अगर प्रारब्ध का भोग है और उसको इस धरा पे आके भोगना है, पृथ्वी पे भोगना है, तो बिना चंद्रमा के शरीर नहीं मिलता। चंद्रमा का योगदान होता है तभी शरीर मिलता है। और साफ शब्दों में, साफ लफ्जों में अगर बोला जाए कि राजा और रानी, मतलब सूर्यदेव राजा और चंद्रदेव रानी, इनका समागम होने से ही जीव को, दूसरे जीव को आने की जरूरत इस तरह पे पड़ती है, अदरवाइज नहीं। अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता, अकेली रानी भी कुछ नहीं कर सकती। तो जिनका चंद्रमा अगर अष्टम में है और हर चीज को मन मार के अपने जीवन को गुजार रहे हैं और धीरे धीरे जाके नेगेटिव हो रहे हैं, तो फिर यह चंद्रमा बहुत बिगड़ेगा। लेकिन अगर बुद्ध देव का प्रभाव अच्छा है, बुद्ध देव का प्रभाव मतलब बुद्ध देव बुद्धि के दाता है, मतलब कन्या लगन अस्थिर लगन है, स्थिर लगन नहीं है कन्या या मिथुन, कोई भी। दोनों बुद्ध देव की जो राशियां हैं वो स्थिर लग्नों में नहीं आती। तो बुद्ध देव आपको कभी कोई चीज में बुद्धि के द्वारा स्थिर नहीं रहने देते। चंद्रमा भी अष्टम में है, तो जो बोला जाता है ना कि सोने पर सुहागा, दोनों चीजें मिल जाती है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है चंद्रमा और बुद्ध की खासकर, ऐसा इंसान हंसी मजाक करने में माहिर होता है और जिसमें बुद्ध का योगदान बहुत ज्यादा होता है। और प्रायकर बुद्ध देव सूर्य के साथ होते, सूर्य के पास होते, एक घर आगे या एक घर पीछे होते। अंशों का मेल थोड़ा ज्यादा नहीं होता है। इनका गोचर जो गति है दोनों का ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है। तो सूर्य के साथ विराजित है तब तो कोई टेंशन नहीं। लग्न कुंडली के अनुसार सूर्य आपके द्वादश स्थान का स्वामित्व है और बुद्ध देव को लग्न का स्वामित्व है। अगर द्वादश स्थान का स्वामी और लग्न का स्वामी अगर एक साथ युति करके बैठा है तो यह विदेशों में राजयोग करवाता आपको, आप विदेश में बस सकते हैं। लेकिन इसका एक खास बात और है कि आदमी बुद्धि का यूज थोड़ा परचेंस ऑफ माइंड में करने लगता है, और जब बुद्धि का यूज परचेंस ऑफ माइंड में करना शुरू कर देता है तो प्रायकर ऐसा आदमी नेगेटिव ऊर्जा को ग्रहण नहीं करता। बुद्ध देव की कमजोरी, बुद्ध देव का दूषित होना, गलत स्थानों में प्रवास या प्लेस होना, चंद्रमा का फल वहीं पर ज्यादा खराब होता है। अगर बुद्ध देव का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और यहां पर जाके आपके गुरुदेव की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ जाती है, फिर ठीक, फिर आदमी ज्योतिष की तरफ, पुराणों की तरफ, गहरे रहस्य की तरफ, कुछ इस तरह की रिसर्च की तरफ आदमी अपने आप को अलोन कर लेता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है और निरंतर लगा रहता है कोई न कोई अभ्यास में, कोई मंत्र साधन में, कोई ज्योतिष की विद्या में, कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि में
निरंतर लगा रहता है। और प्राय कर चाहे स्थिर या द्वेषोभाव किसी भी राशि में कोई ग्रह बैठा हो, अगर गुरुदेव की दृष्टि आ गई, खासकर पंचम या नवम, तो वो स्थिर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और आदमी धीरे धीरे समय के साथ साथ उसके अंदर परिवर्तन आता है। जो चंचल बुद्धि है वो एक समय के बाद में धीरे धीरे जाके स्थिर हो जाती है और वो अपना मार्ग डिसाइड कर लेता है कि हमको इसी मार्ग पे चलना है, क्योंकि वो बहुत मेहनत और बहुत उसकी, आप ये समझ लो कि अभ्यास समझ लो या मेच्योरिटी समझ लो, उसके बाद में वो चीजें उसके अंदर आती है और उसको हटाना फिर बहुत मुश्किल है। खासकर अष्टम स्थान में अगर चंद्रमा हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो और वो कोई चीज को ठान ले, तो फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। और चेंज भी करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा, किसी के कहने से नहीं करेगा। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।